Okay. Very good evening to all. Chapter 7 Dynamics of System of Particles and Rotational Motion. हमारा जो अभी तक का डिस्कशन था वहाँ पे हमने डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया, रिजिड बॉडी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, ACM VCM कैसे आता है वो देखा, टोटल मोमेंटम टोटल फोर्स कैसे अप्लाई होता है वो देखा। उस बेस पे कुछ कुछ इलास्ट्रेशंस हमने देखे, मतलब पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस देखे। इफ़ यू रिमेंबर हमने लास्ट टाइम आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जस्ट ट्राई करने के लिए। आई होप आप लोगों ने किए होंगे। पार्ट 2 से कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हाँ या ना? यस सर। हाँ लास्ट सेशन, हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, sir. दिए थे। यस सर। तो अगर आप लोगों ने उसको ट्राई किया होगा तो शायद उसमें से थोड़ा पता चला होगा, शायद हो सकता है थोड़ा ना पता चला हो। पर लास्ट टू लास्ट सेशन अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा हो, कैसे राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड थंब रूल काम करता है, किस तरह से स्क्रू रूल काम करता है, किस तरह से वो CID और आउ पता चलता होगा आपको। CID का क्या मतलब करेंगे भाई आप? CID में C स्टैंड फॉर Clockwise. क्लॉकवाइज, I for Inwards. inward, Inward. और डाउनवर्ड, downward, और AU AOU A for एंटी क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. इनवर्ड्स, Outwards. अपवर्ड्स। Upwards. एंड अपवर्ड। तो ये स्क्रू को जो हम घुमाते हैं उसके पीछे उसका रीजन जो है वो लगता है। हमने बार बार देखा और हमने आपको इंसिस्ट किया कि आप ऐसा पेन पेंसिल लेकर देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओके अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ फ्रॉम द फर्स्ट क्वांटिटी द सेकंड क्वांटिटी, ऐसे फिंगर्स रख के मैं ऐसे कर्ल करूँगा तो थंब इस डायरेक्शन में आता है। अगर मैं ऐसे कर्ल करूँगा तो ये अंदर की साइड जाता है। अगर ये एक्स है ये वाई है तो उसको आप ऐसा समझिए कि ये आई कैप और ये जे कैप है। आई क्रॉस जे या तो के कैप होगा, आई रिपीट आई क्रॉस जे या तो के कैप होगा, या जे क्रॉस आई माइनस के कैप होगा, या तो प्लस के या तो माइनस के। फिक्स्ड रहेगा क्या? तो कि अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, ये जो मेरा हाथ है दैट्स कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन, तो उसका रिजल्टेंट डेफिनेटली उससे कैसा रहेगा? डेफिनेटली वो उससे परपेंडिकुलर ही रहेगा और वो कंफर्म है, वो परपेंडिकुलर ही रहना है। ओके उसके साथ हमने डिटरमिनेंट पढ़ा, आई होप समझ में आता होगा। मुस्कान डिटरमिनेंट समझ में आया आपको? दैट्स ग्रेट। तो देखो वहाँ पे हमने समझा था आई कैप जे कैप के कैप ऐसा लिखा था और हमने ऐसा कहा था कि आई कैप चाहिए दैट्स अ फर्स्ट क्वांटिटी, तो कहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे? 2 3 3 2। याद है ऐसा कुछ? यस सर। अगर वो याद Yes, sir. होगा, वो समझा होगा, तो आप पार्ट 2 का जो क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था ना वो आप ऐसे ही सॉल्व कर लिए होंगे आप लोगों ने। अब देखो फिजिक्स में अगर किसी को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, और ऐसे मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों को फिजिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसका एक रीज़न आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ। कल जो लोग लाइव लेक्चर में थे उसने जो कल का मैंने होमवर्क था जेन्युइनली बताने का, हाँ कोई बताएगा कितने लोगों ने वो होमवर्क कल के कल कर दिया? मैंने सर। If you have done it, then raise your hand or show the thumb. कल का लेक्चर का होमवर्क कल के कल ही कर दिया। चलो 1 2 2 2 ओके फाइन। तो जो लोग डे टू डे वर्क करेंगे उसको फिजिक्स में कम दिक्कत आएगी। आई कैन अंडरस्टैंड, आपके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं एंड वो उसको मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। बट अगर आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, तो फिजिक्स में दिक्कतें धीरे 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 बढ़ती जाएंगी। ओके सो आई इंसिस्ट कि जो काम जिस दिन दिया जाए उसको उसी दिन आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा जो है वो आ सकता है। ठीक है चलो अब यहाँ पे उसको समझने का ट्राई करते हैं आगे। स्नेह इधर ध्यान देने का। हाँ भाई, हाँ देखो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे एक चीज़ मैंने समझाई थी कि देर आर सम सर्टेन पॉइंट्स जो हमें सिर्फ समझने के लिए होता है। एक बार हम समझ ले उसके बाद हमें उसको याद रखना है। क्या अब आप लोगों को कपल्ड फोर्सेस समझ में आ गया? हमने समझा था कपल्ड फोर्सेस, याद है? यस सर। यस सर। हाँ कपल्ड फोर्सेस का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक हमने आइडिया क्या लिया था कपल्ड फोर्सेस का? तो क्या कपल्ड फोर्सेस का बेसिक आइडिया था कि दो फोर्सेस और दोनों एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की पैरेलल? थोड़ा सोच कर बताइए।
परपेंडिकुलर होनी चाहिए कि पैरेलल होनी चाहिए? Perpendicular. परपेंडिकुलर। हाँ, ओके। अब यहाँ पे दो फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। उसको ऐसा कहा जाता है टू नॉन कोलिनियर फोर्सेस, टू नॉन कोलिनियर फोर्सेस, ओके। और उसकी वजह से जो टॉर्क लगता है ना, अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और यहाँ पे लाइक दिस, अब ये ब्लू वाला पेन नीचे जाएगा तो ये ब्लैक वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ऐसा कहेंगे। अब देखो तो ब्लू और ब्लैक जो है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये ब्लैक है और ये ब्लू है। ये ब्लू इस वाइट से कैसा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ब्लैक वाइट से कैसा है? परपेंडिकुलर। तो ब्लू और ब्लैक एक दूसरे से कैसे हो सकते हैं? पैरेलल। पैरेलल। Parallel. लिख रहा है, इसको ऐसे कहा जाता है एंटी पैरेलल, पर परपेंडिकुलर तो कहा नहीं जाता है, ठीक है। वैसे इसको कहते हैं, वैसे आपको कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पता होगा, एक ही लाइन में आने वाले। Yes, sir. नॉन कोलिनियर का मतलब है जो एक लाइन में अलाइंड नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर फोर्सेस। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद द नॉन कोलिनियर फोर्सेस, और वहाँ पे जब जो टॉर्क लगता है उससे हमें कपल्ड फोर्स का इफेक्ट जो है वो मिलता है। सो इफ यू रिमेंबर इट, हमने लास्ट लेक्चर में कपल्ड फोर्सेस के बारे में देखा, ओके। हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट देखा। देवर्ष, आपको क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह समझ में आया दोस्त? देवर्ष, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह समझ में आया भाई? देवर्ष, आप सुन पा रहे हैं क्या? पूछा तो बेचारा नाराज हो गया, चला गया। चलो, तो देखो हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट देखा था, ये टॉर्क वाला किस्सा, ओके। ये अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद देखो ये 11 नंबर का क्वेश्चन था, कपल्ड फोर्सेस, ठीक है। अब वहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे 12, 13, 14 जैसे। पर अब यहाँ पे है ना, वो बहुत बहुत कॉमन सा पॉइंट आपको यूज़ करते जाना है। अगर आपने इससे पहले वाले पॉइंट समझे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होते जाएंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले आता है एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे टॉर्क, आप हमेशा कहते हैं कि भाई जो रोल फोर्स प्ले करता है वही यहाँ पे टॉर्क प्ले करता है, मतलब फोर्स फॉर द लीनियर मोशन, टॉर्क फॉर द एंगुलर मोशन। एग्जैक्टली इन द सेम वे लीनियर momentum for the straight path, in the same way angular momentum that is applicable for rotational motion, मतलब for the circular path। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। चलो मोमेंटम अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कोई बताएगा मोमेंटम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसको हम मोमेंटम कहेंगे? mv एम, ओके। सर्वेश आप बताएंगे। equal to mv। हाँ सर्वेश आप बताएंगे मोमेंटम का क्या रोल होता है? मोमेंटम मीन्स व्हाट? सर वो एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं है, पर वो फिर भी अगर आपको कोई पूछे कि जस्ट टेल मी व्हाट इज द मोमेंटम, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन मोमेंटम? कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। मोमेंटम कोई पूछे तो अपने को मोमेंटम क्या है वो तो बताना पड़ेगा ना भाई। बताइए बताइए, चलो फटाफट। दिव्य, क्या लग रहा है मोमेंटम मतलब क्या होता है? सर क्वांटिटी ऑफ अ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। कह सकते हैं। श्लोक, मोमेंटम के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? Product of mass and velocity. प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा कुछ कुछ हम कह सकते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो विद सम वेलोसिटी तो उसका मोमेंटम होता है, बरोबर सर्विस? क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखिए कि लाइटर पार्टिकल है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा और हैवियर पार्टिकल का वेलोसिटी कम होगा, बट कंडीशन से अप्लाई, दोनों का मोमेंटम अगर इक्वल हो ऐसा हम मान ले तो। क्लियर? अब यहाँ पे व्याख्या आप बताएंगे टॉर्क का क्या फॉर्मूला हमने बनाया था? टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू r वेक्टर इनटू f वेक्टर। हाँ, इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे। t वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। हाँ,
R क्रॉस F बोलना है, अगर हम R इंटू F बोलेंगे तो वैसे आप तो करेंगे क्रॉस ही, पर दिमाग में है ना, जब हमें उसको यूज़ करना होगा तो दिमाग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर हम A डॉट B और A क्रॉस B डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो दिमाग भी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि यार ये डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अपने को ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे इसने कहा कि वेक्टर T इज इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, ऐसा 2-4 बार ही दिमाग में प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद तो वो अपने आप सेट हो ही जाता है। बट इनिशियल स्टेज में भी अगर हम वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F ऐसा बोलते हैं तो दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, और जब हम लिखेंगे तो R के ऊपर बिना भूले हम वेक्टर का साइन ज़रूर करेंगे। तो अब देखिए एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना हो तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है L, ओके, और उसको डिफाइन किया जाता है R क्रॉस P। अब यहाँ पे R ही पहले होना चाहिए, P बाद में ही होना चाहिए। R और P आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। किसी को पता है ऐसे आगे पीछे क्यों नहीं हो सकते? ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वेक्टर मैक्स क्वांटिटी है इसीलिए। हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, तो कि जैसे मैथ्स में कहते थे 3 4 एंड 4 3 1 इन द सेम थिंग, ओके। जैसे A डॉट B और B डॉट A डॉट प्रोडक्ट में ऐसा चलता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं चलेगा, ताकि यहाँ पे दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट आपको तीसरा क्वांटिटी और उसका डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शंस की बात हमने अच्छी तरह से समझी हुई है। तो L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P होता है। अगर मैं यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो निशांत आप बताएंगे इसको हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड अगर ले लिया जाए तो मैग्नीट्यूड लेना मतलब वेक्टर का साइन हटाना। निशांत अगर मैं ऐसा कहता हूँ मुझे मैग्नीट्यूड L लेना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे? और दिव्य आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए दोस्त, R P साइन थीटा ऐसे लिखा जाएगा निशांत, राइट? क्यों ऐसे लिखा जाएगा? क्योंकि जब भी हम कहते हैं कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना, अब ये जो बात है ना उसको हम इतना सीरियस लेवल पे सोच लेते हैं ना जितना इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखना है आपको। किसी को हम कहते हैं वेक्टर, जैसे कि वेलोसिटी मैंने कहा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है, ठीक है। पर अगर हम ऐसा कहते हैं कि उसके कोई मैग्नीट्यूड के ऊपर ही फोकस करना है, उसकी डायरेक्शन नहीं लेनी है, उसका मतलब क्या? क्योंकि हमें उसकी डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, लेफ्ट जाता है राइट जाता है कहाँ जाता है उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमें डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, हम उसकी डायरेक्शंस यानी वेक्टर को नहीं शो करना चाहते हैं। तो नहीं शो करेंगे तो ये बन जाएगा आर पी साइन थीटा। अब इसको लिखने का एक तरीका, आर पी साइन थीटा, या तो आप लिख सकते हो ऐसे पी आर साइन थीटा, याद होगा ऐसा टॉर्क में लिखा था हमने, आर एफ साइन थीटा या तो एफ आर साइन थीटा, याद होगा ऐसा कुछ कुछ। यस सर। तो टॉर्क की डेफिनेशन में ऐसा कहा था कि अगर मैं यहाँ पे टॉर्क लिखता तो फिर से उसका किस्सा आपको याद दिला दो, एफ इंटू आर साइन थीटा ऐसा कहा था, मतलब फोर्स एंड आर साइन थीटा को क्या नाम दिया था पता है? वो आर का कंपोनेंट है। कंपोनेंट है, हमने उसको एक नाम दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई है और उसको हम एक लगाना चाहते हैं तो यहाँ से मेरा हाथ कनेक्टेड है, सो दैट इज द ओरिजिन। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बना, ओके, वैसे झापड़ तो यहाँ पे लगानी है, तो यहाँ से लेकर ये जो वाला डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये वो लाइन है जो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे फोर्स लगाने वाला है, ओके। उसको थोड़ा सा रिपीटेशन करने का, ये चैप्टर अगर आपको अच्छा करना हो तो इसका सीक्रेट ये है कि आप इस चैप्टर के कुछ कुछ पॉइंट्स को बार बार रिपीट करो। रिपीट करने से ये चैप्टर थोड़ा सा ग्रिप देगा, अगर तो अदरवाइज ये थोड़ा ग्रिप में से नहीं निकल जाएगा, मतलब ग्रिप नहीं देगा यार। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट,
लीनियर मोशन के अंदर जो रोल लीनियर मोमेंटम का था, इन अ लीनियर मोशन द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी गिव्स अ मेजर ऑफ इट्स ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब सीधा सीधा मोशन. Analogous to this rotational motion, the angular momentum gives a measure of the turning motion. मतलब जो रोल लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन यानी सीधे सीधे में प्ले करता है, सेम रोल प्लेड बाय एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन. आई होप इट्स क्लियर. उसके बाद it is measured as the product of linear momentum and perpendicular distance of its line of action from the axis of rotation. अब ये जो लिखा है ना उसको मैं यहाँ पे अच्छी अलग तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे. तो देखिए यहाँ पे आप ऐसा सोचिए, यस यहाँ पे एक फिगर था, उसी फिगर को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ ध्यान से, कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कहा एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मान लो मैं ऐसा कहता कि ये एक्स एक्सिस होती, चलो एक्स को थोड़ा सा अलग तरीके से ले लेते हैं, ऐसा, और एक्स को हम ले लेते हैं ऐसा, परपेंडिकुलर लगे ऐसा. अब मान लो मैंने ऐसा कह दिया कुछ कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है P, ओके, पार्टिकल P है. अब यहाँ से लेकर इसके ऊपर जो मोमेंटम लग रहा है, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, और ये है एक्स वाई एंड जेड. तो अब क्या होगा, तो कि ये जो P पॉइंट है, मान लो मैंने वहाँ पे कोई मोमेंटम लगाया, दैट इज P इज इक्वल्स टू mv, मोमेंटम लगाया. तो आपको याद होगा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है. कैसी डायरेक्शन में होगा? टेंजेंशियल. अब यहाँ से ये जो दो लाइन है उसको मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये आपका पोजीशन वेक्टर r था, यहाँ पे आपने मोमेंटम लगाया था, r और p के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा बनता था. तो देखिए r कहाँ पे आ रहा है, तो क्या r ऐसे बाहर की साइड आया, p कहाँ पे आया, तो क्या ऐसे जा रहा है वहाँ पे आया. तो यहाँ है r, यहाँ है p, r से p की डायरेक्शन में मैं फिंगर्स को कल करूँगा तो मेरा थंब कहाँ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा. आई रिपीट, ये हमारा r आ रहा था, यहाँ पे ओरिजिन था, वहाँ से ये r आया, यहाँ पे मैंने मोमेंटम दिया. तो मैंने ऐसा कहा था कि एक का हेड एक का टेल, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड करके रखो, मतलब मैंने यहाँ पे उसको एक्सटेंड करके रखा था कुछ इस तरह से, ठीक है. अब r क्रॉस p मैंने जैसे घुमाया, मेरा थंब कहाँ आया, ऊपर की डायरेक्शन में आया. जैसे ही थंब ऊपर की डायरेक्शन में आया तो यहाँ से पता चलता है एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन. एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पूछ रहा हूँ, अभी पार्टिकल कौन से प्लेन में है? जेड वाई. XY plane. XY प्लेन, XY प्लेन में है. कहाँ पे है? एक्स वाई. हाँ, एंगुलर मोमेंटम, XY plane. हाँ एंगुलर मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में है? एंगुलर मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में है? Anti-clockwise. Z डायरेक्शन में. कहाँ पे है? जेड. जेड डायरेक्शन. पार्टिकल XY में था तो एंगुलर मोमेंटम Z में था. अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मान लो मैं पार्टिकल को YZ प्लेन में रखता, आई रिपीट, अगर मैं पार्टिकल को YZ प्लेन में रखता तो एंगुलर मोमेंटम मुझे कहाँ पे मिलता? X डायरेक्शन में मिलता, ताकि वो डायरेक्शन एक ही होती, वो प्लेन में नहीं हो सकता है. ध्यान से सुनिए, अगर कोई पार्टिकल XZ प्लेन में होता, यानी यहाँ कहीं पे होता, तो उसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता? वाई डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन. तो कोई भी पार्टिकल ऑलवेज, जनरली जब ये हम समझते हैं तो पार्टिकल प्लेन में है, और प्लेन के लिए कितने एक्सिस चाहिए आपको? 3 और 2 एक्सिस. प्लेन 2 डायमेंशनल, लेंथ हो तो 1 डायमेंशनल, एरिया हो तो 2 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल. ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं. अगर हम कोई भी पार्टिकल लेते हैं तो पार्टिकल जनरली 2 डायमेंशन में होगा,
और उससे मिलने वाला एंगुलर मोमेंटम उससे परपेंडिकुलर होगा। बस इतना दिमाग में फिट कर लो, आपका हर एक काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना आपने फिट कर लिया तो आपका काम आसान। देखो इसको मैं आगे एक्सटेंड करता, यहाँ पे थीटा बनाता, इस लाइन को पीछे में खींचता। ओके, जैसे ही इस लाइन को मैं ऐसे पीछे खींचता और इसके साथ कनेक्ट करता, यहाँ पे थीटा बनता, तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और मोमेंटम यहाँ पे लगा। ध्यान से देखिएगा, हाँ मोमेंटम इधर लगा, पर ये वाला जो डिस्टेंस है उसने ओरिजिन के साथ कैसा एंगल बनाया? तो ये 90. परपेंडिकुलर, 90 इसलिए उसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट लेने का? क्योंकि यार मोमेंटम तो आपने यहाँ पे लगाया, तो ये डिस्टेंस क्या इंडिकेट करते हैं? समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे कोई खड़ा है, उसको हमने खींच के ऐसे मारा। अब मारना किधर है? इधर की इधर, ए पॉइंट की बी पॉइंट? A point. ए पॉइंट। पर मेरा हाथ कहाँ से आया? B point. B point. तो बी से लेकर ए तक के डिस्टेंस को क्यों ट्रैवल किया हमने? मेरे हाथ ने बी से लेकर ये तक का डिस्टेंस क्यों ट्रैवल किया? उसकी क्या जरूरत है? हिट तो यहीं पे करना है ना। ज्यादा फोर्स Force. ताकि हम अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते, अगर मान लो यहाँ पे होता और मैं ऐसे धक्का देता, तो क्या वो सर्कुलर मोशन देता? नो सर। આપણે આમ ધક્કો મારીને એમ કહી દે કે એક गोल ફેરી જઈશ એવું કહીએ આપણે? એક લાફો મારતો गोल ફેરી એવું કહીએ ना? नो सर। इसको हम कहते हैं कि हमने उसको क्या दिया? धक्का दिया। धक्का देने से, फोर्स देने से, झर्क देने से उसका मोशन सर्कुलर होगा कि लीनियर होगा? Linear. पक्का है? इतना आइडिया क्लियर है आपका? यस सर। ओके, जिन जिन लोगों को घर पे कोई डिस्टर्ब कर रहा है या तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं घर वालों के साथ बात कर लूँगा। ओके, अदरवाइज आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करिए, सो दैट इज़ मच बेटर फॉर यू। ओके, और हाँ कुछ ऐसा काम हो तो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका कंसंट्रेशन जितना ब्रेक होगा उतना यहाँ से डिफ़िकल्ट रहेगा। वैसे मैंने आई थिंक आपको कहा था कि अगर आपको फिज़िक्स के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाना हो, ओके, तो लेक्चर में कंटिन्यूटी रखिए। अगर आप वर्ड्स अच्छी तरह से समझते हो तो फिजिक्स के साथ अगर दिमाग को जोड़ना है, कनेक्शंस करना है, तो कंटिन्यूटी रखिए। जितना कंटिन्यूटी आपका स्ट्रांग रहेगा उतना कनेक्शन जल्दी ही बन जाएगा और वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। और अभी आप, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी सिंसियरली पढ़ रहे हो, ओके, बट उसमें थोड़ा बहुत अगर आप इम्प्रोवाइज कर लो तो डेफिनेटली आप सच में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। ओके, थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत है, थोड़े रिलैक्स होकर पढ़ो और सिंसियरिटी के साथ पढ़ो। ओके, यस सर्वेश। तो जेड एंगुलर मोमेंटम मतलब कैसे लिया? ओके, तो देखो उसके पहले आपको क्या क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया? यस सर। ओके, आपको ये पता है आई क्रॉस जे क्या देता है? आई क्रॉस जे 1। आई क्रॉस जे 1 देता है कि के देता है? सॉरी सर, के। जे क्रॉस जे क्या देता है? चलो अब तू गया, जे क्रॉस जे क्या देता है? 0। वेरी गुड। जे क्रॉस के क्या देता है? आई। ओके, के क्रॉस आई क्या देगा? माइनस हेत, के क्रॉस आई क्या देगा? जे कैप। ओके, निशांत, आई क्रॉस जे क्या देगा? के. ओके, खुशल, के क्रॉस के क्या देगा? 0. वेरी गुड। तो देखो सर्वेश, आपने थोड़ा गलती किया, फिर भी आपने काफ़ी अच्छी तरह से संभाला। ओके, आई क्रॉस जे, तो आई और जे यानी कौन सा डायरेक्शन आया? X और Y. Very एक्स और वाई। तो क्या हम ऐसा कह सकते कि वो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में था? यस सर। यस सर। आई क्रॉस जे से क्या मिला रिजल्टेंट? ए कैप। के.
ए यानी कौन सा डायरेक्शन हुआ? Z. Z. तो क्या आप यहाँ पे फिगर में ऐसा देख सकते हो कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है? Yes. Yes, sir. देखो उसको हम ऐसा विजुलाइज करने का ट्राई करें। आपके पास आपको पेन ले लेने का, जैसा स्क्रीन पे आपको फिगर दिखता है उसी फिगर को आपको वहाँ पे ट्राई करने का। कैसे? तो कि यार ये रहा मेरा आर, यहाँ पे ले लिया मैंने पी, पर सिचुएशन कैसे दिखेगा पता है? इसका टिप है और इसका एंड है। तो हमने ऐसा कहा कि यार एक का टिप एक का एंड नहीं चलता, तो मुझे इसको क्या करना पड़ता है? इससे पीछे पुश करना पड़ता। ओके, अब क्या तो कि दोनों का एंड पॉइंट साथ साथ है, तो ये ब्लैक वाला आर है, ये वाला पी है। अब मैं ऐसी फिंगर्स रखता आर की डायरेक्शन में और उसको ब्लैक की ओर करता। अब देखो आपको देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है ताकि आप वहाँ पे हैं। अब देखिए फिर से बताता हूँ, ये हमारा आर है, मतलब यहाँ पे ओरिजिन था, मैंने ये आर लिया। अब मैं पी कहाँ पे लगाऊंगा? तो कि इसके टिप के ऊपर। ओके, तो देखो क्या आपको ये पेन का एंड वाला पॉइंट दिख रहा है? ओके, उसका टिप कहाँ है? यहाँ पे आगे है। तो क्या, हाँ, ये ब्लू पेन का ये एंड है और ये उसका टिप है। टिप दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो मैंने इसको क्या किया, ब्लैक वाले को थोड़ा आगे किया, तो अब क्या दोनों पॉइंट के टिप यहाँ और यहाँ बाहर है? तो क्या हाँ बाहर है। ये आर था, ये पी है, तो आर की डायरेक्शन में मुझे फिंगर्स रखनी है और वो फिंगर्स ऐसे रखनी है जिससे मैं इस डायरेक्शन में इसको कर्ल कर सकूं। तो आपको भी क्या करने का, क्योंकि ऐसा थोड़ा सोचने का कि मैंने ये ब्लैक वाले की डायरेक्शन में फिंगर्स रखी और ब्लू की ओर मैंने फिंगर्स को कर्ल किया। या तो आप फिंगर को कर्ल करना चाहते हो तो ऐसे कर्ल करिए जिससे आपका थंब ऊपर आए। ओके, आप ऐसे कर्ल करिए जिससे आपका थंब ऊपर की डायरेक्शन में आए। तो ऐसे कर्ल करने से मेरा थंब ऊपर गया, तो ये हो गया आर, ये हो गया पी। आर क्रॉस पी देता है अपर डायरेक्शन में। ओके, तो बैठे बैठे प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पे आइडिया दे सकता है। आप में से कोई बताएगा स्विमिंग सीखना हो तो क्या आसान सा तरीका है? एग्जैक्टली। क्या उससे अलावा मुझे अगर पानी से डर लग रहा है तो कोई और आसान तरीका है आपके पास? मैं अगर कोई बड़ी सी बुक पढ़ लूँ उसके बारे में, या कोई वीडियो देख लूँ यूट्यूब पे, या तो मैं 4-5 घंटे का कोई सेशन अटेंड कर लूँ वीडियो के थ्रू, तो स्विमिंग हो जाएगा? No, sir. अगर मान लो कोई बड़े से चैंपियन है, स्विमिंग के चैंपियन, उसने मेरा काउंसलिंग किया, बहुत अच्छी तरह से मुझे समझा कि ऐसा स्ट्रोक लगाने का, ऐसा हाथ करने का, पैर ऐसे करने का, उसने बहुत एक्सीलेंट तरीके से मुझे समझा दिया, और जैसे मैं पानी में जंप करूंगा तो क्या होगा? मैं स्विमिंग करने लगूंगा? No, sir. क्या होगा? डूब जाओ। परफेक्ट है। तो सीखना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या आसान तरीका है? प्रैक्टिस करना। Practice. और कहाँ पे करनी पड़ेगी प्रैक्टिस? जैसे घर पे वो बेड पे कम पानी में। कम पानी में करो, पर एटलीस्ट क्या होना चाहिए? ट्यूब। प्रैक्टिकली करो। ओके, प्रैक्टिकली करो, पानी में होना चाहिए। अगर मान लो आप स्विमिंग सीख रहे हो और कहाँ पे, तो कैसे घर पे बेड पे बैठे बैठे मैं ट्राई कर रहा था कि मैं स्विमिंग, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप लोग भी क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट सीखना है बस ऐसे, ये आर था यहाँ से वो, अरे ऐसे मुंडी घुमाने से कहाँ से आर क्रॉस की जाए? तो जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो काफी लोग ऐसा देखते हैं, अच्छा आर इधर था, यहाँ से ऐसे गए और बस अब ये मोमेंटम ऊपर में, ऐसा कैसे मोमेंटम मिल सकता है? ओके, जब तक आप खुद नहीं ट्राई करेंगे, और वैसे भी आपको पता ना हो तो बता दो, आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको आजू बाजू से देख रहे हैं, तो उसको ऐसा फील आए कि वाह क्या कर रहा है ये लोग। ओके, तो उसको भी ऐसा लगे कि यार ये कुछ पढ़ रहा है, अब क्या पढ़ रहा है वो नहीं पता, पर कुछ तो कर रहा है, तो उसको फील में भी अच्छा लगेगा। तो जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ओके, बार बार उसको रिपीट करने का, धीरे धीरे समझ में आएगा। पर अगर अभी नहीं आएगा ना समझ में, तो 12th में तो इसको करना ही कर। 12th में भी नहीं किया ना तो इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं पे तो करना ही पड़ेगा। और कहीं नहीं किया तो बड़े हो जाओगे तो कोई ना कोई तो कहेगा कि क्या यार एक स्क्रू लगाना भी नहीं आता है, कि स्क्रू ऐसे बंद होता है और ऐसे खुलता है, नहीं पढ़ा क्या फिजिक्स में? तब आएगा हाँ यार बात तो सही, स्क्रू ऐसे क्लोज होता है और ऐसे ओपन होता है।
तब शायद वहाँ पे याद आएगा दैट इज अ CID एंड दिस इज आउ। ओके, क्या होता है क्लॉकवाइज, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, स्क्रू को जैसे घुमाते हो ना, ये वैसे ही काम करता है। ओके, तो चीज़ों को जितना आप इजीली कनेक्ट करेंगे उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। चलो अब यहाँ पे ओके दैट्स ओके। देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे फटाफट आपका सब काम होने लगेगा, देखते जाइए। एंगुलर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने समझाया वो, L इज इक्वल्स टू P इंटू डी कह सकते हैं। P इंटू डी यानी क्या, तो कि P यानी एंगुलर मोमेंटम समझिए कंसीडर एज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे बना। चलो कौन फटाफट बताएगा ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बना? बहुत ही आसान है। क्या यार, सर मोमेंटम और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया। हाँ सर। तो फिर कितनी सिंपल सी बात है। मोमेंटम कैसे मिलता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी रेडी, SI यूनिट भी रेडी, SI यूनिट तो CGS यूनिट भी रेडी। ओके, तो ये समझने के बाद हमें लिखना पड़ता है। ओके, तो देखो, एक्सप्लेन हाउ एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स। तो अभी जो पूरा का पूरा मैंने समझाया ना वो देखो, ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। दिस इज R, दिस इज P। पर ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करता है कि R को थोड़ा सा एक्सटेंड करो। अब देखो R ये डायरेक्शन में होता, P इस डायरेक्शन में होता, तो R क्रॉस P थंब कहाँ जाता? ऊपर। मैंने कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताया, यहाँ पे RP कौन से, सॉरी R और मोमेंटम कौन से प्लेन में है? X एक्स पर। ओके, काफ़ी लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दो स्टूडेंट का सरनेम शाह है और मैं उसको कहूँ कि यार अमित शाह तेरे क्या होते हैं? स्नेह, आपका अमित शाह जो है वो आपके कुछ होते हैं? नहीं सर। अच्छा, मैं कौन से अमित शाह की बात करूँ आपको पता है? होम मिनिस्टर। हाँ ओके। अगर यहाँ पे किसी का सरनेम मोदी होता तो हम कहते मिस्टर मोदी, तो सबसे पहले अपने दिमाग में कौन से मोदी आते? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या वो अकेले नरेंद्र मोदी ही मोदी है, उसके अलावा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा है? नहीं सर। करते हैं ना काफी सारे। पर हमारा दिमाग ये सभी बातों में बहुत प्रैक्टिकल होता है, पर जब फिजिक्स की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे भी पी लिखा, यहाँ पे भी पी लिखा, हम कंफ्यूज हो गए कौन सा पी लेना है। अरे भाई, यहाँ पे पढ़ो तो लिखा है पार्टिकल पी, यहाँ पे पार्टिकल का नाम क्या दिया? पी दिया। ओके, क्यों दिया? अभी क्या क्यों दिया? दिया था तो दिया था। ओके, उसको जो अच्छा लगा वो दिया। अगर मैं हर्षिता को पूछूं, हर्षिता तुम्हारा नाम हर्षिता क्यों है, तो मुझे सामने पूछेगी आपका नाम जयदत्त क्यों है, तो उसका आंसर ना उसके पास है ना मेरे पास है। आप में से किसी को आपको पूछकर नाम रखा था? मुस्कान को पूछा था, मुस्कान ये हंस रही है तो इसका नाम मुस्कान रख देते हैं, ऐसा? ओके, व्याख्या मतलब व्याख्या डेफिनेशन कुछ पूछ रहे, हाँ इसका नाम व्याख्या रख देते हैं, बहुत पूछती है, ऐसा? अरे नहीं रे। ओके, पेरेंट्स को अच्छा लगा या तो जो भी जिस किसी ने नाम रखा अच्छा लगा तो रख दिया। उसी तरह से ये जितना सिंपल है ना भाई, ये उससे ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे कोई भी रैंडम ले सकते थे, पार्टिकल को पी बोल दिया, पर मोमेंटम तो अपने आप में ही पी होता है। अपने को ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक्स कह दो, पार्टिकल एक्स कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते सर। अब कह करते क्या सकते है हैं। कि आप पार्टिकल को एक्स कह देते हो और एक्सप्लेनेशन में लिखते क्या हो? कंसिडर ए पार्टिकल पी। तो ऐसा खिचड़ी नहीं बनाने का। ओके, क्लैरिटी रखो तो परफेक्ट रखो। पार्टिकल पी जिसका मास m हो उसको रोटेट कर रहे हैं किसके अबाउट, तो कि O के अबाउट। मतलब क्या, तो कि O यहाँ पे ओरिजिन होता, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मतलब इसने ये कैसा पाथ ट्रैवल किया, तो कि उसने ये सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया। मैं उसके ऊपर वेलोसिटी दे रहा था, तो वेलोसिटी ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम और वेलोसिटी उससे कैसा होता है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे हम ऐसा समझेंगे, ये मोमेंटम जो है उसका और आर का डायरेक्शन,
आर और पी का डायरेक्शन यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में हो और एंगुलर मोमेंटम उससे परपेंडिकुलर ही होगा। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में हो तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ हो? Z सिर्फ और सिर्फ जेड में हो। अगर ये फिगर है ना उसको पूरा का पूरा मैं वाई जेड प्लेन में ले लेता तो वाई जेड प्लेन में आर क्रॉस पी यानी कौन सी डायरेक्शन आती? एक्स ही आता। अगर मैं पार्टिकल को एक्स जेड प्लेन में यानी वो इस साइड लेता ना तो एक्स जेड यानी कौन सी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आता? Y डायरेक्शन। आई होप इतना क्लियर। बस Yes, क्वेश्चन sir. खत्म हो गया, देख लो अब कुछ बचा ही नहीं। देखो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। निशांत इसको मैं क्या कहूंगा? यहाँ पे L वेक्टर के साथ है, यहाँ L बिना वेक्टर के है। और उसका मैग्नीट्यूड लिया आर की साइन। हाँ अब लाइन पे आया। कुछ प्रॉब्लम है ना तो हंसना थोड़ा सा। हाँ कितना अच्छा लग रहा है देखो। ओके तो यहाँ पे आर क्रॉस पी था, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, मतलब आपने क्या लिया? उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखने का, वेक्टर का साइन हटा देने का, क्रॉस हटा देने का, और क्या लगा देने का? सर्वेश क्या करेगा? क्रॉस हटाएगा, क्रॉस हटाकर क्या लगा देने का? साइन थीटा लगा देने। परफेक्ट। देखो अब फिर से आइडिया, अगर वो आर और पी समथिंग लाइक दैट कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन देना हो और मैं ऐसे ही उसको खींचूं तो ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे मोमेंटम दूं ऐसे तो क्या ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा? नो सर। मतलब अगर एंगल 0 हो तो साइन 0 क्या होता है? 0 0 मैं साइन 180 दूं तो क्या होता है? 0 और अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम दूं तो परफेक्ट एंगुलर मोमेंटम बनेगा। थीटा 0 180 हो तो साइन थीटा 0, साइन 0 तो एंगुलर मोमेंटम भी 0। तो यहाँ पे कहा जाएगा मोमेंटम इज 0, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम पास थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन मतलब क्या था कि जो आर रखा है वहीं से अगर वो पास होता है तो अपने को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। यहाँ पे साइन 90 साइन 91 देता है तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम जो है वो मैक्सिमम रहेगा। ठीक है तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं hence the momentum is maximum, it is equal to the rp। rp equal to mvr, ये कहाँ से आया भाई? सर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू T is वेलोसिटी। equal to m भी लिया। है सिंपल सी बात। यस सर। हाँ अब ये जो क्वेश्चन है 14 नंबर का वो पहले मैं समझा देता हूँ ताकि उसमें मुझे थोड़े नहीं पर थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। चलो आप में से कितने लोगों को डिफरेंशिएशन आता है? रेज योर हैंड। 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6। चलो गुड 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 गुड। ओके बट थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन भाई आपको आना चाहिए, ठीक है? ताकि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बाद में पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले बेचारे कभी नहीं पढ़ेंगे, तो आपको तो डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए। दिव्या नींद आ रही है क्या? नहीं सर। हाँ तो ये क्या चक्कर वक्कर लगाया हुआ है? कैमरा सीधा रख। सर वो निकल गया है लेंस। अच्छा ठीक है। चलो हार्दी जाग रही है आप? हाँ ओके, वीडियो ऑन रखने का तो मज़ा आता है। चलो अब यहाँ पे बहुत ही काम का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, प्लीज़ पे अटेंशन परफेक्टली हियर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, रिलेशन, ये रिलेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये किसको शॉर्ट में लिखा है मैंने? बिटवीन। हाँ काफ़ी स्मार्ट है आप लोग। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड फोर्स, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है? सॉरी टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ऐसा हम कहेंगे। टॉर्क का वैसे क्या फॉर्मूला है? R into F। वेक्टर R R into F। वेक्टर है। Torque is equal to vector R into vector F। R cross F। R cross F। वेक्टर R cross R cross F। हाँ ओके, ये बोलने का तरीका है, उसको फॉलो करने का। ओके अच्छा लगता है।
इसके लिए भी मैं काफ़ी बार सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ओके, घर पे कोई गेस्ट आया तो आप कहीं पे बाहर गए और आपके साथ आपके दादाजी है और कोई पूछे हु इज ही, तो हम क्या कहते हैं? अगर आपके साथ आपके ग्रैंड पेरेंट हो, आपके दादाजी हो और कोई पूछे हु इज ही, तो आप क्या कहते हो? He is my grandfather. ओके, और क्या आप में से कोई ऐसा कहेगा ये मेरे बाप का बाप है? मतलब क्यों, इसमें कुछ गलत बोला मैंने? सही बोला ना? हाँ सही बोला। सर लैंग्वेज में डिफरेंस हो गया ना। हाँ, अगर मैं एकदम प्यार से कहूँ वो मेरे बाप के बाप है, एकदम प्यार से मैंने बोला ना, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा तो सही, पर अच्छा नहीं लगेगा तो तू सामने घर पे वाले। कभी कभी बोल ऐसे, तो बाद में तुझे पता चलेगा चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे वैसे तो नहीं चलेगा, पर बस तुम नहीं चलता है। ओके, आपके साथ आपके फादर और आप ऐसा कहो हु इज यू, कोई पूछे माय मदर्स हस्बैंड, दो झापट पड़ेगी, एक सामने वाला भी मारेगा और पीछे से पापा भी मारेंगे। ये सिखाया है तुम्हें घर पे, ऐसे बोला जाता है? तो आप कहोगे क्यों, गलत क्या बोला? अबे गलत नहीं बोला है, पर अच्छा भी सही भी नहीं बोला। नहीं, सही तो है पर अच्छा नहीं बोला है, ऐसा हम कहेंगे। ओके, इसी तरह के हर एक चीज का बोलने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है इसका? तो कि टॉर्क हम बोलते हैं तो आर क्रॉस एफ, यानी उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम बोले, वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम फिजिक्स में मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी देखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी देखते हैं, उसमें कंफ्यूजन ना हो, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलो, अब यहाँ पे दो सिंपल से पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा, पहले पूरा का पूरा सुनिएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग ऐसा लिखा है, मतलब मुझे क्या करना है, तो कि dl/dt इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ r क्रॉस p, ऐसा लिखेंगे, बरोबर। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपके लिए दो फ्रेश कंप्लीटली नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, पर एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके पता है, क्या r क्रॉस p का p क्रॉस r चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, चलेगा। वो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, r क्रॉस p चल जाने के लिए चला लेंगे कि नहीं चलेगा? कंपलसरी नहीं चलेगा, कंपल्सरी। कंपलसरी नहीं चलेगा। मतलब इस बात का अभी ध्यान रखना है कि पहले r ही आना चाहिए और उसके बाद ही p आना चाहिए। पहले कौन चाहिए आपको? आर उसके बाद क्रॉस साइन और उसके बाद कौन चाहिए? पी। अब देखो, अब नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि एक तो डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, और उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट वाले मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन, तो उसका एक रूल है। ध्यान से बोलिए, सुनिएगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप ध्यान से सुनते जाइएगा। पहली क्वांटिटी एज इट इज लो, दूसरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो। क्या बोलेंगे आप इसको? बोलिए। पहली क्वांटिटी एज इट इज एंड दूसरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। उसके बाद अब पहली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन और दूसरा क्वांटिटी एज इट इज। ओके, अब देखो, कोई कहेगा कि हाँ इन शॉर्ट पहले एक इसका और बाद में इसका लेने का, बरोबर, पर वो गलती कर सकता है। देखो तो r क्रॉस p फॉलो हुआ? तो क्या हाँ फॉलो हुआ। कोई कहेगा कि पहले का डिफरेंशिएशन करो उसके बाद प्लस साइन, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, बरोबर है, पर ऐसा बोलना मैथ्स में चलेगा, फिजिक्स में नहीं चलेगा। जब मैथ्स में आप मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो मैथ्स वाले सर यही कहेंगे, पहले का करो दूसरे का छोड़ो, दूसरे का करो पहले का छोड़ो। मैथ्स में मज़ा आता है, ताकि मैथ्स में क्रॉस प्रोडक्ट होता नहीं है। यहाँ परफेक्टली जैसा मैंने बोला वैसा ही बोलने का, फर्स्ट क्वांटिटी छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, अब पहली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो और दूसरी क्वांटिटी को छोड़ दो। अच्छी तरह से अब ऐसा करने से
मुझे एक और इंफॉर्मेशन मिलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फोर्स। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। Velocity. पर हमें पता है कि मोमेंटम में तो वेलोसिटी भी आती है, तो क्या हाँ आती है ना, तो उसका मतलब ये कि मोमेंटम और वेलोसिटी एक दूसरे से कैसे हो गए, पैरेलल। पैरेलल। और जब भी कोई पैरेलल क्वांटिटी हो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, उन सब का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, जीरो। जीरो। 0. अब यहाँ पे बचा क्या, तो क्या आर क्रॉस एफ, तो क्या आर क्रॉस एफ। इस साइड क्या बचा था, तो इधर बचा था डी एल बाई डी टी, बट आर क्रॉस एफ तो क्या होता है, टॉर्क। Torque. टॉर्क। तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बना, टॉर्क। Torque. अब इसको अगर मैं लीनियर रिलेशंस के टर्म में लिखना चाहूँ, लीनियर क्वांटिटी के टर्म्स में, तो कोई बताएगा एल की जगह पे लीनियर क्वांटिटी कौन सी, P टी की जगह पे F एफ। क्या आपने ऐसा कुछ देखा हुआ है? yes sir यस सर। अगर मैं ऐसा कहता हूँ Yes, sir. एफ एक्सटर्नल 0, एफ एक्सटर्नल 0, तो क्या आप ऐसा कहते थे डीपी बाई डी टी इक्वल टू 0? यस सर। yes sir Yes, sir. Yes, sir. किसी का डिफरेंशिएशन 0 तब कहते थे जब वो क्वांटिटी कैसी हो, constant कांस्टेंट हो। क्या हमने इसको ऐसा कहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? यस yes सर। sir Yes, sir. क्या यही कॉन्सेप्ट, ऐसे ही वर्डिंग को यहाँ पे यूज करके मुझे बताएगा, इधर क्या tau जीरो 0 हो तो हाँ, टॉर्क dl by dt Yeah. 0 आएगा और वो dl by dt constant होगा गलत। एल एल कांस्टेंट हो। L constant. हाँ, अब एल और टी की बजाय आप क्वांटिटी के नाम बोलिए। एल की जगह पी और टी की जगह एफ। व्हाट आई एम आस्किंग, एल और टी की बजाय आप उसके नाम बोलिए। एल का T. नाम क्या है, angular momentum एंगुलर मोमेंटम। हाँ, अगर मैं ऐसा कहता हूँ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स linear momentum remains constant, it is known as law of conservation of linear momentum। तो अब इसको मैं यहाँ पे बता दूँ तो कैसे मैं बोल सकता हूँ, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हुआ तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कांस्टेंट होगा और उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन Law of conservation of angular Angular momentum. momentum कहेंगे. परफेक्ट। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. देखो यहाँ पे नया क्या था, तो कि क्रॉस प्रोडक्ट, उसका डिफरेंशिएशन, पर याद ऐसे ही रखने का, पहली क्वांटिटी छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। अब दूसरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, सॉरी पहली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो और दूसरी क्वांटिटी छोड़ दो। पर याद ये रखने का कॉन्शियसली, आर पहले, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद पी, आर पहले, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद पी। आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सेट हो गया दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले डी आर बाई डी टी किया तो भी टेंशन नहीं होगा ना, पहली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज। अब पहले को छोड़ दिया और दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, बात एक ही बनी। यस सर। Yes, sir. हाँ, ओके। यहाँ पे v क्रॉस p 0 हो गया, ताकि यहाँ पे ऐसा हो तो एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड कर दो, v क्रॉस v 0 होता है, ताकि यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो v पैरेलल टू p होता है। क्लियर? yes sir यस सर। चलो, इतना पर क्लियर है तो आपका काफ़ी सारा ये चैप्टर अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या करेंगे आप? balance position बस खत्म हो गया क्वेश्चन। है ऐसे कैसे खत्म हो गया? अगर हम ऐसा कहते हैं कि फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी टू कंडीशंस नीडेड टू बी सेटिस्फाइड। ओके, अगर कोई रिजिड बॉडी है, ध्यान से देखिए, तो रिजिड बॉडी के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे, एक लीनियर वाला और एक रोटेशनल वाला। लीनियर में फोर्स लगेगा तो फोर्स के तीन कंपोनेंट, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। तो टॉर्क के कितने कंपोनेंट? tx ty tz टी एक्स, टी वाई एंड टी जेड। अगर हम ऐसा कहते हैं कि टोटल फोर्स 0 होगा
टोटल टॉर्क 0 होगा। मतलब अगर ये बॉडी है, ना ऐसे गया ना ऐसे आया, ना ऐसे घुमा ना ऐसे घुमा, मतलब इसके ऊपर लिनियर फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ऐसा हम कह सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। Yes, तो sir. वो लेकर यहाँ पे ये जो है ना सिग्मा एफ ऑफ एक्स टी, यानी समेशन ऑफ टोटल फोर्स 0, समेशन ऑफ एफ एक्स 0, समेशन ऑफ एफ वाई 0, समेशन ऑफ एफ जेड 0। उसका मतलब क्या, इधर भी फोर्स लगा इधर भी फोर्स लगा, पर टोटल फोर्स क्या हो गया, 0। 0 इट्स समथिंग लाइक दैट कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो तो वेलोसिटी 0 ही है, बरोबर। यस सर। yes sir अगर Yes, ऑब्जेक्ट sir. स्टेशनरी हो तो एक्सेलरेशन भी कैसा है, 0। 0 0 अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो भी एक्सेलरेशन हम कैसा कहते हैं, 0 0 डिफरेंस पता चला। यस सर। Yes, Yes, अगर मान लो कोई दिन आपको भूख नहीं लगी है और आप खाना नहीं खा रहे हो, वो एक अलग सिचुएशन है। पर अगर आपको कोई खाना ना दे और आप भूखे रहो, वो अलग सिचुएशन है कि सेम ही हुआ। अलग सिचुएशन। अलग अलग situation. एक में आपका विलिंगनेस था कि आज खाना नहीं खाना है, नहीं खाना, दूसरे में आपको पनिशमेंट मिल रहा है कि आज भूख लगेगी तो भी खाना। नहीं मिलेगा। हाँ, उतना ही डिफरेंस यहाँ पे भी है कि एफ एक्स की डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, पर जितने भी फोर्स एक्स डायरेक्शन लगे सबका एडिशन कितना, 0 0। एफ वाई भी 0, एफ जेड भी 0, अलग अलग कंपोनेंट 0 हुए तो टोटल फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। 0 0 अगर फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी कैसा, 0। 0। एक्सेलरेशन 0 तो dv बाई dt भी 0। अब यहाँ पे dv बाई dt यानी एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कैसा, कांस्टेंट। constant खत्म हो गई बात। तो उसको कहते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम। और एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, एक्सटर्नल टॉर्क भी अगर 0 हो जाता है तो ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। आई बात समझ में? yes sir ओके। Yes, sir. अब यहाँ पे जो आज हमने क्वेश्चंस देखे, आज कौन कौन से क्वेश्चंस देखे भाई, कहाँ से था, आई थिंक 12 से था ना, 12, 13, 14। Yeah. 12, 13, 14, 14 15 16 हाँ नहीं 16 16 तो नहीं देखा, हाँ नहीं देखा 14 15 वहाँ तक देखा। और आपको कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ जो आपको खुद ट्राई करना है, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि वो आपको समझ में आ जाएंगे। किधर गए वो क्वेश्चन, 24 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो ट्राई करने का। तो आपका होमवर्क है पार्ट 1 से 12, 13, 14, 15 एंड 24 सभी के सभी क्वेश्चंस आप 2 बार लिखेंगे, क्लियर। और टेस्ट में लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर का टेस्ट दिया था आपने, 6th. 6 चैप्टर 6 हाँ उसका फर्स्ट टेस्ट दिया था ना। Yes, यस sir. सर हाँ yes तो टेस्ट रहेगा चैप्टर 6 टेस्ट 2, ओके। सर फुल चैप्टर हाँ फुल चैप्टर। अब इसके बाद ओके सर से हम एमसीक्यू का टेस्ट रखेंगे। आई थिंक एक हमने एमसीक्यू का टेस्ट लिया, राइट? Yes, sir. हाँ yes यस सर अब इसके बाद एक और आई थिंक 1 to 6 सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा, तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अभी लेक्चर सर। हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है।